हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। तो आज बेटा एक नया टॉपिक जिसका नाम ऑल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, इसमें से भी आपको जनरली एक क्वेश्चन मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि ईएमआई और एसी दो पार्ट हैं जिनमें से एक में से क्वेश्चन पक्का रहता है, बट एसी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इन दोनों ही चीजों को हम सेपरेट रखेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्योरली ईएमआई है, सॉरी प्योरली एसी है। ठीक है, ये भाई तो अलग से डिस्कस होगा। और ये आज जो है ये अल्टरनेटिंग करंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है एक ऐसी करंट जो एक फिक्स्ड वैल्यू और जीरो के बीच में कंटिन्यूसली वेरी कर रही हो विद टाइम, और साथ में वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही हो, यानी पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो हम सिंपली लिख सकते हैं AC इज वन whose magnitude varies between 0 and मैक्सिमम वैल्यू। एक तो ये चीज होगी, ठीक है, एंड रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में करंट चेंज होनी चाहिए। ठीक, जनरली जो आपको मिलेगी वो आपको इस तरह की करंट मिलेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट ये रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको केवल साइनोसोइडल करंट ही मिलेंगी, आपको ट्रायंगुलर करंट भी मिल सकती है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा कि ये भी हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट में ही आएगी। अगर मैं आपकी इस तरह से एक करंट को वेरी करा दूं, ये करंट भी आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली वेरी कर रही है बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू, और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, आई वर्सेस टी ग्राफ आपका इस तरह से ट्रायंगुलर शेप या कोई और शेप भी आपको मिल सकता है। बाय डिफॉल्ट आपको जो मिलेगा, जनरली कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो वो साइनोसॉइडल करंट आप लेंगे, इस तरह से आपके पास होगी। ये साइन की है, कॉस की इक्वेशन भी हो सकती है। यहां पर आपकी आई और यहां पर आपका टाइम एक्सिस इस तरह से। क्लियर? अब इसमें एक चीज हमने पढ़ी थी, ये जो आई नॉट वैल्यू है, ये आई नॉट हमारी कहलाती है पीक करंट, या अगर वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है तो पीक वोल्टेज। तो ये हमारी हो गई पीक करंट। प्लीज ध्यान रखिएगा, पीक करंट या तो आपको इक्वेशन में दी होगी जैसे मैंने लिखी है ऊपर, ठीक है, या मेंशन किया होगा। अगर इक्वेशन या मेंशन नहीं किया गया, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5 एम्पेयर की एसी करंट, इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू है। तो दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है आई एवरेज और दूसरी होती है आई आरएमएस। अब आई एवरेज का ध्यान रखिएगा, जनरल जो इक्वेशन है वो आपकी आएगी इंटीग्रेशन आई डी टी ओवर इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, या आप इसे जनरली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी कहते हैं। दिस इज योर एवरेज करंट। ठीक, इसी को अगर आप देखें तो यहां पर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ आईटी ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इस तरह से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया आपको, जो भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन आई डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। या आप इस एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एरिया कैलकुलेट कर लीजिए हाफ साइकिल के लिए अगर आपसे पूछा गया। ठीक है, दिस एरिया डिवाइडेड बाय ये लेट्स से टाइम t1 है, तो 0 से t1 टाइम के बीच ये आपकी एवरेज आ जाएगी।
और आई आर एम एस की जब आप बात करेंगे तो जनरल आपका हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, और इसका आप ले लेंगे रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर करके मीन लिया और उसका रूट ले लिया, दैट इज आई आर एम एस। फाइन। अब बेटा जब आपको ये गिवन है साइनोसोइडल फंक्शन, फॉर साइनोसोइडल दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन का फंक्शन दिया हो या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस का फंक्शन दिया हो, ठीक है। अगर ये फंक्शन आपको दिए, मैं अभी ओमेगा टी लिख दे रहा हूं बट ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता है, इस टाइप के फंक्शन अगर आपको दिए हो तो बेटा आई एवरेज आपको याद रखना होता है। आई एवरेज आपका आ जाता है 2i0/π, और प्लीज ध्यान रखिएगा दिस इज डिफाइन फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए इसे डिफाइन किया गया है 2i0/π। और इसी तरह से अगर मैं आरएमएस वैल्यू आपको बताऊं तो ये मेरी आ जाती है I0/√2, ठीक है। हाँ, ये हाफ और फुल दोनों साइकिल के लिए है I0/√2। अब बेटा सपोज आपको एक साइनोसॉइडल ग्राफ दिया गया है, साइन ओमेगा टी आई वर्सेस टी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे ग्राफ प्लॉट कर दीजिए आई स्क्वायर का, तो आई स्क्वायर का ग्राफ मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी पीक वैल्यू 1 से बड़ी है, ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब जरा सी इसको समझिए, ये जो मेरा एरिया है आई स्क्वायर हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, सपोज ये एरिया मेरा एक्स है, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, ये कितना आ जाएगा, एक्स बाई टी आएगा। ये समझ में आ रहा है? ये मेरा ग्राफ है आई स्क्वायर का बेटा, ब्लैक वाला जो दिखाया, ग्रीन वाला साइन वाला ग्राफ था, ठीक है। अच्छा अब देख ये वाला क्या हो जाएगा, हाँ अब फुल साइकिल अगर आप देखेंगे ना, यहां से मैंने टाइम लिया 0 से t, यहां पे 2t टाइम, तो अब मेरा एरिया कितना आ गया 2x और टाइम कितना आ गया 2t। तो अभी भी जो मेरी वैल्यू आई वो सेम आई, तो चाहे मैं हाफ के लिए निकालूं चाहे मैं फुल के लिए निकालूं, ये मेरी वैल्यू सेम आएगी। इवन मैं क्वार्टर साइकिल के लिए अगर निकाल दूं तब भी ये वैल्यू सेम आएगी। हाँ, जब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे को कहां से कहां चाहिए, देखिए मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखा रहा हूं, ओके मैं इसे ब्लू कलर चूज करता हूं। हाँ देखिए ये वाली वैल्यू भी सेम आएगी बेटा, x/2 डिवाइडेड बाई t/2 आ जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूं मुझे केवल इतनी चाहिए, हाँ ये समझ में आ रहा है, मेरा टाइम इंटरवल केवल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, t से, ये देखिए ये है आपका 3t/2, तो t से मैंने आपसे कहा t + t/4 तक लेना है। अब ये सेम नहीं होगी बिकॉज इस टाइम इंटरवल में एरिया जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, पहले कम है बाद में ज्यादा है, समझ में आ रहा है। बट अगर आप t/4 के इंटरवल में देखेंगे, 0 से t/4 देख लीजिए, या t/4 से t/2 देख लीजिए, या t/2 से 3t/4 देख लीजिए, या 3t/4 से t टाइम देख लीजिए, अब आपके सारे एरिया एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। या मैं आपसे कहूं 0 से t/2 देख लीजिए, या t/2 से t देख लीजिए, ये एरिया एग्जैक्टली सेम है सेम टाइम इंटरवल में, तो आपकी IRMS क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम, बिकॉज आई स्क्वायर डी टी वाला जो है ना, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, दिस एरिया एंड दिस एरिया इज एग्जैक्टली सेम। समझ में आया? तो एक बार फिर से अगर हम देखें, सपोज हमें ई दिया हुआ है,
ई नॉट पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस 5, और मैं आपसे कहूं ई पीक, ई एवरेज और ई आरएमएस बता दीजिए। ठीक है, अब जरा सी समझिएगा भाई। ई पीक तो मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, तो ये आपका ई नॉट हो जाएगा। ई एवरेज अगर मैंने मेंशन किया है दैट मींस अंडरस्टूड है कि मैंने हाफ साइकिल के लिए किया। हाँ, अगर मैं फुल साइकिल के लिए पूछना चाहता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा आपको कि ये फुल साइकिल के लिए बताइए, और फुल साइकिल के लिए आपको पता है 0 होगा। ठीक है, तो ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज 2 ई नॉट बाय पाई। ये समझ में आ गया। और इसी तरह से अगर मैं ई आरएमएस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी, ई नॉट बाय √2। कोई भी वैल्यू अगर दी हो, यही क्वेश्चन को अभी तो मैंने आपको करंट और वोल्टेज बताया। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास वेलोसिटी है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं आपसे पूछूं कि वी एवरेज बता दीजिए हाफ साइकिल में, हाँ वहां पर वी एवरेज कुछ भी पूछी जा सकती है, टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा। बट अगर कुछ नहीं पूछा गया तो आप सीधे सीधे वी एवरेज कैसे निकालेंगे, आप आंख बंद करके लिख देंगे 2v0/π। समझ में आया। और इसी तरह से आरएमएस वैल्यू भी आप लिख देंगे, प्लस प्लीज ध्यान दीजिएगा ये क्वार्टर, हाफ या फुल साइकिल के लिए होनी चाहिए। हाँ, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्वार्टर, मतलब 0 से t/4 हो, 0 से t/2 हो, या 0 से t हो। वी आरएमएस आप लिख देंगे v0/√2। वेलोसिटी के लिए प्लीज टाइम इंटरवल का ध्यान रखिएगा। अब बेटा अगर आप इन वैल्यूज को याद कर लें तो और अच्छा है। ये जो आपकी आती है, ये आपकी आती है 14/22 ई नॉट, दैट इज एक्चुअली 0.637 ई नॉट, या आप कह सकते हैं 63.7% ऑफ पीक। फाइन। और इसको आप देखेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 0.707 ई नॉट, ये आपकी आ जाती है 70.7% ऑफ पीक। तो एक तो आपके इस पे क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट मिल सकते हैं, नोट कीजिए। अब बेटा आईआरएमएस को जरा सी और समझते हैं। आईआरएमएस एक्चुअली बिल्कुल बराबर होती है डीसी करंट के। आईआरएमएस इज सेम एज आईडीसी which produce same heat in same time interval in a given resistor as AC। अब ये लैंग्वेज में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझिएगा बेटा। मेरे पास एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें मैं करंट IDC पास कर दूं, तो जो मेरी टाइम इंटरवल T में हीट जनरेट होगी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो मेरी होगी IDC स्क्वायर। ठीक है, IDC स्क्वायर RT। और सेम रजिस्टर में, यही रजिस्टर R है मेरे पास, इसमें मैं अगर एक AC करंट पास करूं, ठीक है, जिसकी पीक वैल्यू I है, तो मेरे पास जो हीट जनरेट होगी वो होगी IRMS होल स्क्वायर I इंटू T। तो अब अगर आप देखेंगे जो हीट जनरेट हो रही है वो डीसी ने जो जनरेट की वो उतनी ही हीट होती है जितनी आईआरएमएस जनरेट करती है। प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरे पास एसी जो है वो वेरी कर रही है इस तरह से।
लेकिन नेट में एवरेज में जो मेरी हीट आती है वो IRMS होल स्क्वायर इंटू R इंटू T हो जाएगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको कई बार वर्चुअल करंट भी कहा जाता है। वर्चुअल करंट, दैट इज IRMS। इफेक्टिव भी कह सकते हैं आप। और आपके जो हॉट वायर एमीटर कहते हैं बेटा, या AC एमीटर, AC एमीटर या हॉट वायर एमीटर कहते हैं, बिकॉज ये हीटिंग पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन हीट जनरेट। ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि AC एमीटर आपको हमेशा कौन सी वैल्यू देगा? IRMS मेजर करके देगा। AC एमीटर से IRMS मिलती है, जबकि DC एमीटर से जो आपने गैल्वेनोमीटर को चेंज करके बनाया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, याद है? तो उससे जो आपको मिलती है वो इंस्टेंटेनियस करंट होती है। जितना करंट होता है I इज प्रोपोर्शनल टू फाई आया था, ये DC के लिए आया था। ठीक है? गैल्वेनोमीटर वाली चीज जब हमने पढ़ी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये हमने करंट मेजर कर ली, इसी तरह से वोल्टेज मेजर करने के लिए भी, हाँ जी, वोल्ट मीटर भी जो होगा वो AC वोल्ट मीटर जो है वो हीटिंग पे ही बेस्ड होगा। ठीक है? अब आपके पास 3 डिवाइसेस थी। एक आपके पास था इंडक्टर। इंडक्टर का इंडक्टेंस अगर L है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो था उसको आपने नाम दिया था XL। रिएक्टेंस कहा था इसे, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है? ये था आपका ओमेगा L के बराबर। और जब आपने इसमें AC करंट पास की थी तो करंट और वोल्टेज के बीच एक फेज डिफरेंस आया था, और इसमें करंट लैग की थी, करंट लैग बिहाइंड। प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं प्योर इंडक्टर की बात कर रहा हूं। करंट लैग्स बिहाइंड π/2। ठीक है? वोल्टेज से π/2 पीछे थी, 90 डिग्री। सेकंड था हमारे पास डिवाइस कैपेसिटर। तो अगर आपने कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर लगा दिया है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इसे आपने कहा था 1/ωc। और इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो करंट थी वो लीड कर रही थी, लीड्स अहेड वोल्टेज से कितना? π/2 से। और थर्ड आपके पास आया था रजिस्टर। यहां पर आपको पता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस R था, और ये दोनों ही सेम फेज में थे। क्लियर? बट जब आपने इन्हें कंबाइन किया था, जैसे अगर मैं इसको एक सर्किट, स्टैंडर्ड सर्किट सीरीज वाला बना दूं, तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये 3 मैंने लगा दिए, L C R, और यहां पर मैंने, प्लीज ध्यान रखिएगा, AC दी हुई है। तो AC सपोज मैंने आपको V0 sin ωt इस तरह से वोल्टेज दे दी। ठीक है? तो अब आपकी जो करंट है वो तो सेम रहेगी सब में। तो आप क्या करेंगे? X एक्सिस पे अपनी करंट दिखाएंगे आप, I। उसके बाद आप सबसे पहले VR इज इक्वल टू I इंटू R, सेम फेज में आपने दिखा दी। ठीक है? उसके बाद 2 वोल्टेज आप और दिखाएंगे। वो वोल्टेज यहां से आपको मिल रही होंगी बेटा, ये VL मिल रही है और ये आपको VC मिल रही है, और यहां आपको VR मिल चुकी है, ये मैं आपको दिखा चुका हूं, IR। ठीक? अब देखिए, करंट लैग कर रही थी तो ये VL हो जाएगा किसमें? इंडक्टर में, और ये आपका VC हो जाएगा।
VL की वैल्यू आएगी IXL और VC की वैल्यू आएगी IXC, ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या जिसे आप इंपीडेंस कहते थे, इंपीडेंस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको याद रखना है, फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टिंग करंट एंड नेट वोल्टेज, दैट इज XL माइनस XC upon R, where phi is phase difference between V and I। ये रिजल्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, नेट मिला के, ठीक है। अब अगर आपके पास XL या XC में से कोई चीज गिवन नहीं है तो बिल्कुल आप उसको जीरो एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए यहीं पर एक फॉर्मूला और देख लें। अगर हमें IRMS निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा VRMS बाय Z। प्लीज ध्यान रखिएगा, V बाय R यहां पे नहीं लगेगा, यहां VRMS बाय Z लगेगा, बिकॉज इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक। और इसी तरह से अगर आपको पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कहेंगे V पीक डिवाइडेड बाय Z। ओके, अब बेटा जब आप V नेट की बात करेंगे तो वो आपके पास आएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। प्लीज ध्यान रखिएगा यहां पर, क्योंकि फेज अलग अलग हैं इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड है। V नेट नॉट इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, ऐसा मत कर दीजिएगा, ये DC में अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका यूज होगा। बेटा कई बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सपोज मैं फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल, एक्सी और रेजिस्टेंस को प्लॉट करूं, तो मेरा जो पहला ग्राफ है रेजिस्टेंस का, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं एक्सेल की, ठीक है, तो आपको पता है एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, और एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल अगर मैं देखूंगा तो यहां से मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक्सेल यानी मेरी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है, मेरी एक्सेल की वैल्यू भी बढ़ती चले जाएगी। तो एक्सेल की वैल्यू एल और ओमेगा दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। इसके बाद जब मैं बात करूंगा एक्सी की, तो एक्सी आपको पता है एक्सी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी होती है, और ये वैल्यू या ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। जैसे जैसे आपके ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपके एक्सी की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये मेरे पास ग्राफ बना एक्सी का, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये वाला जहां पर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है इसी को आप कहते हैं, यहां पर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, ये दिख रहा है आपको। इससे पहले क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि मेरे एक्सएल की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी पे मेरे एक्सएल की वैल्यू एक्सी से कम है, ठीक। तो मैं कह सकता हूं एट दिस पॉइंट माय एक्सएल इज लेस देन एक्सी। तो इसको आप कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। और अगर मैं इसी तरह से यहां कहीं पे बात करूं, इस पॉइंट पर, इस फ्रीक्वेंसी पर, पॉइंट मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर, तो आप क्लियरली देख रहे हैं एक्सी की वैल्यू एक्सएल से कम है, यानी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, और इसको आप कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। क्लियर? बिल्कुल। और ये जो आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, बिकॉज यहां पर
एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है जी। तो जब वो एक सर्किट में है तो इसको रेजोनेंस की कंडीशन भी कहा जाता है, और उस समय आपका जो पावर आउटपुट है या करंट आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पास एक सर्किट है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। रेजिस्टेंस को आप पहले लगा सकते हैं, कैपेसिटर को पहले लगा सकते हैं, हाँ होने तीनों सीरीज में चाहिए। तो ये एल, सी और आर ये हमारे सीरीज में हैं। अब बेटा अगर मैं यहां पर, मुझे सपोज यहां पर V, F दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस V इज VRMS। यही गलती होती है बेटा, ये F आपको जहां पे F9 लिख के 50 हर्ट्ज लिखा होगा, तो प्लीज जब आप ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई इंटू 50 कर दीजिएगा। गलती क्या होती है, खाली आप F की वैल्यू ले लेते हैं जिसकी वजह से आंसर गड़बड़ा जाते हैं। अब सपोज मैं इसका करंट का ग्राफ बनाऊं, हाँ जी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर मैं बना दूं यहां पर, तो कोई मुझे बताएगा कैसा ग्राफ बनेगा? तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है बेटा, पहाड़ सा बनेगा। ठीक है, इसमें दिस वैल्यू इज ओमेगा नॉट, और यहां पर मेरी जो करंट है ये करंट आई मैक्स है। ये आई मैक्स की वैल्यू वी मैक्सिमम या वी जो भी आपको गिवन है, वी वेरी नहीं कर रहा है तो वी पीक ले लीजिए, ठीक है, वी बाय आर होगी। पीक वैल्यू कह लीजिए या मैक्सिमम वैल्यू कह लीजिए, तो वी बाय आर मेरी जो है वो, हाँ बिल्कुल नोट कीजिए। कहां चला गया? ओके ये रहा, हाँ बेटा हो गया है नोट। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये वाली जो साइड है, बिल्कुल ये साइड कैपेसिटिव और ये साइड इंडक्टिव। ये ध्यान रखना आपको, बिकॉज ओमेगा जब बड़ी होगी तो एक्सएल की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और ये जो पॉइंट है ये प्योर रेजिस्टिव का है। ठीक, यहीं पर एक टर्म आता था, हमने पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्यू जिसे हमने कहा था। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1/r अंडर रूट L/C। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है 1/r। हाँ लेकिन इसको और भी ढंग से समझना जरूरी है बेटा। होता क्या था, हम एक वैल्यू लेते थे जहां पे हमारी हाफ पावर वैल्यू होती थी। कई बार ये लैंग्वेज में परेशान हो जाते हैं। ये वैल्यू है, प्लीज इस वैल्यू को याद रखिएगा, ये है आई मैक्स बाय रूट 2, दैट इज नोन एज हाफ पावर करंट। वो करंट जिसपे मेरी पावर मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू आती है जब मेरे पास Z की वैल्यू R√2 हो जाएगी। Z की वैल्यू R√2 हो जाएगी। R रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, जो आप रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आपका जो Z है वो R के बराबर है। दो वैल्यूज ऐसी आएंगी, एक को हम ओमेगा 1 कहते हैं, एक को हम ओमेगा 2 कहते हैं। ठीक है,
तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसे डेल्टा ओमेगा या बैंडविड्थ कहा जा सकता है। तो Q जो आपका दूसरा फॉर्मूला है वो है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इस पे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो है आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का, और इसकी वैल्यू आपकी आती है R/L। यस, और ओमेगा नॉट वैल्यू सबको याद होती है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC। अंडर रूट लिख दूं, 1/√LC। क्यों? बिकॉज ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट C। यहां से आपकी ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC आ जाता है, और ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो 4 फॉर्मूले अलग अलग ढंग से आपसे कहीं से भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट जो पॉइंट इस पे आपको मिलता है वो आपको मिलता है पावर। पावर पे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा। पावर इन एसी सर्किट। तो जब आप पावर इन एसी सर्किट की बात करते हैं तो पी एवरेज इज, पहला फॉर्मूला है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहां पर कॉस फाई का नाम एक और दिया जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये ध्यान रखिएगा, और कॉस फाई की वैल्यू बेटा R/Z आती है। तो एक तो फॉर्मूला ये, या दूसरा फॉर्मूला आप IRMS स्क्वायर इंटू R भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी जो आपकी पावर कंज्यूम होती है वो रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है। बाकी दोनों में तो पाई का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए वहां कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, वो सिर्फ आपकी करंट को रेगुलेट करने के काम आते हैं। इसी तरह से अगर आप बात करें थर्ड फॉर्मूले की, तो पी एवरेज जो है वो आपका आ जाएगा ERMS होल स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू R। तो 3 फॉर्मूले आपके यूज में आ सकते हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपको यूटिलाइज करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और मिल सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें आपको एक इंडक्टर दिया होगा। इस इंडक्टर पर वो कहेगा आपने DC वोल्टेज V कनेक्ट कर दी और आपकी करंट I1 है। ठीक, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू I1 इंटू R। यहां पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अब वो कहेगा कि फिर से आपके पास बिल्कुल सेम इंडक्टर है। अब की आपने यहां पर सेम वोल्टेज V RMS अप्लाई कर दी, और आपकी करंट I2। तो यहां पर ध्यान रखने की वाली बात यह है कि I2 इज इक्वल टू V बाय Z। ऐसे लिख लीजिए यहां पर आपका, ओके, इसी फॉर्म में पहले वाले को भी लिख लीजिए, I1 इज इक्वल टू V बाय R, ये आ जाएगा। ठीक, और Z की वैल्यू आपकी होगी इस केस में √R² प्लस XL स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बेटा यहां पर मेरे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों ही हैं। यहां पर भी हैं तो दोनों, लेकिन इंडक्टर DC में काम नहीं करेगा, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, L का इफेक्ट DC में। बट जब आप AC अप्लाई करेंगे तो ये XL के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है, बोर्ड में तो मिलते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपको बताइए।
तो अब बेटा जेई मेंस 2020 में अल्टरनेटिंग करंट से आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एसी सर्किट हैज आर इज इक्वल टू 100 ओम, सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, एल इज इक्वल टू 80 मिली हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता है तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज इतने आसान क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। तो इस क्वेश्चन को भाई सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट L बाय C, और यहाँ पे आपने 1/100 ओम लिखेंगे आप, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट L की वैल्यू आप डालेंगे तो ये 80 मिली हेनरी है, तो इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, ओके, सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, 2 इंटू 10⁻⁻6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 2 से यहाँ पे 40 आ जाएगा, ये ऊपर 10⁻³ आ जाएगा, और ये आपका 200/100 दैट इज 2। तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर आया वो 2 आ गया, और ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an inductance coil has a reactance of 100 ohm. Okay, fine. When an AC signal of frequency 1000 hertz is applied to the coil, the applied voltage leads the current by 45 degree. The self inductance of the coil is, okay, again a very simple question. Reactance आपको given है, that means XL given है। ओ एक्सेल तो गिवन है भाई, हाँ एक्सेल नोट कर लीजिए कितना दिया हुआ है, 100 ओम है। हाँ, इसको कई बार पूरा फॉर्मूला ना लिख के सीधे सीधे करोगे तो बढ़िया, ज्यादा अच्छा आ जाता है। बिल्कुल, और फाई की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो फाई की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे एक्सेल आपको दे दिया, रेजिस्टेंस देता तब भी कुछ कहानी बनती। ओमेगा एल इज इक्वल टू 100 दिया हुआ भाई, जल्दी से निकालो। तो अब अगर आप देखें तो आपको एल कैलकुलेट करना है, ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2/1000। अब कई बार सॉल्व करने में जो है, हाँ वो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना कि आपका कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी आपको पाई दिया हो तो आपको बताया हुआ है कि 10 को आप पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखिए पाई स्क्वायर बाय 2 पाई, नहीं तो वो 3.14 डिवाइड करने में परेशान करेगा ना। ये आपका 1000 आ गया, ये आपका 10 आ गया, यहाँ से आप कैंसिल कीजिए इसको, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये आपका आ गया 3.14/2 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये आपका 1.57 इंटू 10⁻⁻² हेनरी, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू आ गई आपकी, और ऐसी वैल्यू कोई दी हुई है बिल्कुल, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻² हेनरी दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया बनता अगर आपको कहा जाता कि रेजिस्टेंस 100 ओम है, तब ये 45 डिग्री यूज में आता और आप कहते भाई 10 फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसी फॉर्म में, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। किस तरह से बच्चों ने बताया ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A small bar magnet is moved through a coil at a constant speed from one end to other. Which of the following series of observation will be seen on the galvanometer G attached across the coil? गैल्वेनोमीटर आपको दिया हुआ है, मैग्नेट मूव कराया। देखिए क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन किया करते थे, और क्लास 10th में भी ये 1 मार्क में आता था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ए पॉइंट कहा है द मैग्नेट्स एंट्री
बी पॉइंट कहा है मैग्नेट इज कंप्लीटली इनसाइड एंड सी पॉइंट कहा है मैग्नेट्स एग्जिट। तो जल्दी से इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं जिससे आपके आंसर्स में देख सकूं, फिर डिस्कस करते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जिस समय करंट एंटर कर रही है और एग्जिट कर रही है तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ये वाला हो नहीं सकता है। ठीक है, केवल एक ही आंसर करेक्ट दिख रहा है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन है। आपको पता है गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे 0 करंट रहती है, और अगर एक बार क्लॉकवाइज है तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज होगा। यस, तो ये क्लास 10th टाइप का क्वेश्चन था बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, कम से कम ये वहां पे गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज एलआर सर्किट power of 400 watt is dissipated from a source of 250 volt 50 hertz. The power factor of the circuit is 0.8. In order to bring the power factor to unity, a capacitor of value C is added in series to the L and R, taking the value of C as n by 3 pi microfarad. Find the value of n is. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आपको पावर गिवन है, पावर फैक्टर गिवन है, आपको कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिससे कि आपकी जो ये सर्किट है ये पावर फैक्टर यूनिटी होने का मतलब रेजोनेंस में आ जाए। एक बार कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले तो ये चीजें लिखनी है कि हमें गिवन क्या है। हमें पावर गिवन है 400, ठीक है। हमें वी आर एम एस गिवन है, वी आर एम एस है 250, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। यह मैं यहां पे लिख सकता हूं, ओमेगा मुझे गिवन है 2 पाई इंटू 50, इसे मैं 100 पाई लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये लास्ट में जरूरत पड़ेगी, बट देखते हैं अभी। और साथ में पावर फैक्टर गिवन है, कॉस फाई की वैल्यू गिवन है, कॉस फाई इज 0.8, ठीक। अब देखो पावर फैक्टर, वीआरएमएस और कॉस फाई अगर आपको पता है तो या तो आप आईआरएमएस निकाल लो, लेकिन आईआरएमएस से हम करेंगे क्या, तो हमें तो चाहिए जेड। हमें क्या चाहिए, एल आर, ये सारी वैल्यू निकालने के लिए हमें जेड चाहिए। तो पहला फॉर्मूला जो मैं लिखना चाहूंगा वो लिखना चाहूंगा वी पी इज इक्वल टू वी आर एम एस होल स्क्वायर बाय जेड। ओके, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं अभी, जेड स्क्वायर इंटू आर, ये था। या इसको मैं लिख सकता हूं वी आर एम एस होल स्क्वायर बाय जेड इंटू आर बाय जेड, ऐसे लिख दूं, क्योंकि आप अलग अलग ढंग से फॉर्मूला याद करते हैं ना, इसलिए मैंने ये लिखा दिया आपको। अब आर बाय जेड आपको पता है ये 0.8 है बेटा, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, वी आर एम एस कितना दिया हुआ है आपको, 250 इंटू 250, पावर आपको दी हुई है 400 डिवाइडेड बाय जेड इंटू 0.8। यहां से अगर आप z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 250 इंटू 200 बाई 400, ये कैंसिल किया 125 ओम आ गई आपकी z की वैल्यू। एक चीज मुझे पता चली, z इज इक्वल टू 125 ओम, और जैसे ही मुझे ये पता चली मुझे r पता चल गया, बिकॉज r इज 0.8 इंटू जेड, तो ये मेरा 100 ओम आ गया बेटा। क्लियर है। तो Z मुझे पता है, R मुझे पता है, क्या मुझे एक्सएल नहीं मिल जाएगा, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहां से मैं एक्सएल कैलकुलेट करूंगा और एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ जाएगी Z स्क्वायर, दैट इज 125 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। एक्सएल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 25 को मैं रूट में से बाहर ले ले रहा हूं, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आप अपने एंड पे सॉल्व कीजिए इसको, हाँ, और ये आपका 9 आ जाएगा, तो ये 75 ओम आ गया बेटा। एक्सेल की वैल्यू 75 ओम आ गई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मुझसे पूछा है कि मैं कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करूं इस सर्किट में। ये सर्किट क्या था, ये सर्किट मेरे पास ऐसे था,
ये सर्किट में मुझे एल की वैल्यू मिल चुकी है, एक्सएल कहूं तो ये 75 ओम है, ये 100 ओम है। ठीक है, अब मुझे सीरीज में एक कैपेसिटर डालना है जिससे ये रेजोनेंस में आ जाए। रेजोनेंस में आने का मतलब इसकी वैल्यू भी 75 ओम आ जाए एक्सी। क्वेश्चन समझिए, पावर फैक्टर यूनिटी, इसका मतलब XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, तो XC क्या होता है, 1/ओमेगा C, और ये आपको मिल गया 75, तो C की वैल्यू आ गई 1/75। ओमेगा की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 2 इंटू पाई इंटू 50। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आप वैल्यू निकालेंगे तो ये फेराड में आएगी। जब आप माइक्रो फेराड की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1/75 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 50, और ये 10⁶। तो कुछ सॉल्व करें इसको, 50 और 2, ये आपका हो गया 4 0 बच गए। ठीक है, अच्छा, कुछ हमें फॉर्म दिया हुआ है, n/3 नीचे है, तो अगर मैं इसे 3 नीचे कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000/3 25 माइक्रोफेराड, ऐसा बन जाएगा। देखिए, चेक कीजिए जरा, ऐसे लिख सकता हूं, और ये मेरे पास कैंसिल होके 400 आ गया। तो ये 400/3 ये मेरे कैपेसिटेंस की वैल्यू आई, और ये आपको दिया हुआ है n/3, यानी n की वैल्यू आपकी 400 आ गई। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में था, तो थोड़ा सा आपको यहां पर रीअरेंजमेंट इसका करना था, और अगर आपने यहां पर 400 आंसर लिख दिया होता तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एलसी सर्किट द इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 40 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेराड। If voltage VT is equal to 10 sin 314t is applied to the circuit, the current in the circuit is given as। करंट की इक्वेशन आपको बतानी है। आपको LC सर्किट दिया हुआ है, हाँ जी, L और C दिया हुआ है आपको, R नहीं है, R के बारे में कुछ नहीं कहा और है भी नहीं R इसमें। ठीक है, तो एक तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको, एक ऑप्शन क्लियरली एलिमिनेट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में बेटा, पहले अगर आप एक सर्किट बना लेना, अगर आप इसे विजुलाइज कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके पास एक इंडक्टर आपको दिया हुआ है, और एक आपको कैपेसिटर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास एक AC वोल्टेज गिवन है। AC वोल्टेज की इक्वेशन आपको दी हुई है 10 sin 314t। ठीक है जी, ये L आपको दिया हुआ है, ये C आपको दिया हुआ है। तो यहां से आप बड़ी क्लियरली XL और XC कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, XL कितना आ जाएगा आपका, XL आपका आ जाएगा ओमेगा L, दैट इज 314 इंटू L की वैल्यू है 40 मिली हेनरी, 40/1000 अगर मैं लिख दूं तो। हाँ, AC में यही होता है बेटा, कई बार कैलकुलेशन इस तरह की वैल्यूज दे देते हैं कि वो सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो रही होती, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 1256, तो ये 12.56 ओम आ जाएगा। ओके, और XC की अगर आप बात कर रहे हैं, XC ये कितना आ रहा है आपका, 1/ओमेगा C। तो 1/ओमेगा की वैल्यू 314, और ये आपको दिया हुआ 100 माइक्रोफेराड, यानी यहाँ पे 10⁶ आ गया ये आपका। ओके, इस तरह से 4 0 आ गए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको लिखिए पाई इंटू 100, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये गया, तो ये आपका 10 पाई आ गया क्या, चेक कर लो एक बार। अरे 10 को, इसको मैंने 10 लिखा और ये पाई स्क्वायर लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
तो 10 पाई मेरा आ गया एक्सी। 10 पाई मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करके 31.4 ओम। ठीक है, ओके। अब z जो है वो आपको पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे r की वैल्यू 0 गिवन है, एक्सएल माइनस एक्सी आपका z हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखिएगा कि भाई ये मैग्नीट्यूड लेना होगा आपको, ठीक। तो एक्सी बड़ा है, एक्सी अगर बड़ा है तो ये आपका 31.4 माइनस कितना है था 12.56 ओम, ये मेरे पास Z आ गया। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 56 है ना, तो 16, तो ये 18.84 ओम, क्या ये आ रहा है? अब अगर आप देखें तो 10 बाय 18.84 19 मान लो, तो 5.5 करीब 0.5 वाली जो आंसर है वो होना चाहिए, है कोई? ओके, दो में दिया हुआ है, ये वाले में से कोई होगा। अच्छा, यहां पर देखिए आपका सर्किट जो है वो प्योर कैपेसिटिव हो चुका है, रेजिस्टेंस है नहीं, और कैपेसिटेंस इंडक्टेंस से बड़ा है तो प्योर कैपेसिटिव हो गया, यानी आपकी करंट लीड कर रही होगी कितने से, π/2 से। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? मेरी इक्वेशन बनेगी बेटा 0.52, ठीक है, 0.52 साइन 314t प्लस π/2, करंट लीड कर रही है। ओके, हाँ, यहां पर गड़बड़ी हो जाती है, आप कई बार साइन को देख टिक कर लेते हैं, लेकिन साइन टिक नहीं होगा बेटा, ये कॉस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरे पास आंसर हो गया 0.52। तो एक मुझे पेज देखना था, और दूसरा क्योंकि यहां तो साइन दिया हुआ है ना बेटा, ये तो यहीं पे क्लियर था कि एलसी सर्किट है, या तो इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा, तो फेज डिफरेंस पाई का आएगा। तो साइन तो वैसे भी नहीं रह सकता था, या तो कॉस ही होना था उसमें, ठीक। हाँ, रेजिस्टेंस दिया होता तो फिर कुछ भी करता, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, कुछ भी आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 750 हर्ट्ज 20 वोल्ट RMS source is connected to a resistance 100 ohm and inductance of 0.1803 Henry and a capacitance of 10 microfarad all in series. Okay, the time in which the resistance will get heated by 10 degrees C is close to, कितना टाइम लगेगा? तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो पहले तो हम इसका डायग्राम बना लें बेटा, ठीक है। तो हमें एक इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास AC वोल्टेज दी हुई है। अब अगर आप देखें तो वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं, 0.1803 हेनरी यहाँ पे दी हुई है, रेजिस्टेंस मुझे 100 ओम दिया हुआ है, और कैपेसिटेंस मुझे 10 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख के दिखा रहा हूं जिससे गलती ना हो, अदरवाइज प्रैक्टिस अगर है तो ये बड़े आराम से आप सीधे सीधे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो एक्सएल आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ओमेगा एल की जब आप बात करेंगे तो ये आपका आएगा 1500 पाई, ये समझ में आया, 2 पाई एफ, ये 750 को डबल किया 1500 हो गया इंटू पाई, ठीक, इंटू, ओके, इसमें कैलकुलेशन बढ़िया होगा 0.1803, ये आ गया मेरा एक्सेल, और ओमेगा सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, सी मुझे दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, तो 10⁻⁶/10, ये तो मैंने सी की वैल्यू लिखी, और ओमेगा मैंने लिखा 1500 पाई, ठीक है जी। हाँ, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1500 इंटू 0.1803 जब आप करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.2 है ना, 0.2, और वो 3.16 आ रहा है, फिर 4500, 850, 849, 849.2 ओम, ऐसा कुछ,
ठीक है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। और ये आपका 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 10 टू द पावर 5 ये गया 10 टू द पावर 3, पाई से मैं एक और को कैंसिल करूं तो ये मेरा आ जाएगा 100 पाई बाई 15, 100 पाई बाई 15 मतलब 314 बाई 15, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 20.9 ओम। आप एग्जैक्ट कर लीजिएगा, मैं बहुत रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ, यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो अब आपको Z कैलकुलेट करना है। तो Z आपका है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी 849.2 माइनस 20.9 21। अगर मैं इसे 828 ही रख दूं, 828.3 आ रहा होगा वैसे तो, ठीक है ना। और इसका भी आपको स्क्वायर करना, अरे बाप रे, ओके। तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई जेड स्क्वायर की। अच्छा, यहां पर ना हमें निकालना क्या है, पहले ये जरा चेक कर लेते हैं। हमें निकालना है टाइम, द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस, ओके। तो Q हमें निकालना है, Q इज इक्वल टू P इंटू टी, सॉरी T हमें निकालना है। Q इज पावर इंटू टाइम, ठीक है। और पावर आपकी क्या हो गई, VRMS होल स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू R इंटू T, ठीक है। VRMS होल स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको Z स्क्वायर यहां पे कर दीजिए, ये अंडर रूट आप गायब कर लीजिए। तो 100 स्क्वायर प्लस 828.3 का होल स्क्वायर, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और R की वैल्यू आपको पता है 100 है, तो टाइम आपको कैलकुलेट करना। बात है ये Q क्या है। सो दिस Q इज एक्चुअली, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2 जूल पर डिग्री सी, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने के लिए आपको 2 जूल चाहिए। तो टोटल 10 डिग्री के लिए आपको कितना चाहिए, 20 जूल। तो इसको आप यहां पर 20 रख दीजिए, ठीक है। अब VRMS आपको गिवन है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 20 इंटू 20 इंटू 100 इंटू टी बाय 100 स्क्वायर प्लस 828 होल स्क्वायर, ओके। हाँ, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 20। और यहां से अगर आप 20 और 20 को कट करेंगे तो आपका T आ जाएगा, ओके। ये जो मेरे पास कैलकुलेट होके आ रहा है बेटा, वो 695,915, एक्चुअली 0.3 है, डिवाइडेड बाय 2000, अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपका 348 सेकेंड के आसपास आपका टाइम आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ये टाइम कंज्यूमिंग था कि आपको एक कैलकुलेशन करना था, जिसकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़िया, वो आपको बिल्कुल आप इसको आंसर को कैलकुलेट कर सकते थे 348 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electrical power line having a total resistance of 2 ohm delivers 1 kilowatt at 220 volt. The efficiency of the transmission line is approximately, okay. तो एफिशिएंसी अगर आपको याद हो तो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला था पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100%, ठीक है। अब बेटा जब आप बात करते हैं पावर आउटपुट की, तो जो आपको बाहर मिल रही है, बाहर क्या मिल रही है, वो तो गिवन है ना, डिलीवर कर रहा है 1 किलोवाट। तो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1000 वाट, ठीक है। अब बात आई पावर इनपुट की, तो पावर इनपुट में एक तो ये 1000 वाट मेरे पास है ही, प्लस साथ में जो ये 2 ओम में लॉसेस होंगे, ये लॉसेस आएंगे। अब ये लॉसेस कहां से आएंगे, तो पावर लॉस ये आपका हो जाएगा I स्क्वायर R ट्रांसमिशन वाला, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अब करंट I कहां से आई, तो आपको पता है I इज इक्वल टू
पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, पावर कितनी है 220, सॉरी पावर 220 नहीं है, वोल्टेज 220 है, पावर तो आपको 1000 दी हुई है, तो 1000 बाई 220 इसको आप कट कर लीजिए, तो ये 50/11 आपकी एम्पेयर की करंट आ गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपकी जो सप्लाई लाइन पे करंट आ रही थी वो 50/11 एम्पेयर की थी, और 50/11 एम्पेयर की जो करंट थी वो आपकी 50/11 स्क्वायर इंटू 2 ओम के लॉसेस या हीट जनरेट करेगी। समझ में आया? तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 11 से 4.5, हाँ 54, ये भी 4.54। अच्छा, अगर 4.5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 4.5 का स्क्वायर 2025, तो 2025 से थोड़ा सा ज्यादा है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1041 वॉट लिख दे रहा हूं बेटा। हाँ, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेशन के लिए मैंने इसको 41 वॉट ले लिया है। 40.5, 4.5 अगर ये होता तो 40.5 आता, तो 1041 वॉट यहां पे आ गया मेरे पास। अब बेटा 1000/1041 इंटू 100, और ये क्लियरली आपको दिख रहा है यहां से कि भाई ये 96% आना चाहिए। मैं तो कैलकुलेट भी नहीं करना चाहूंगा, आप करना चाहें तो कर लीजिए, बट मुझे तो क्लियरली ये दिख रहा है कि भाई ये, हाँ ये अप्रोक्सीमेटली 4% है 1000 का, तो ये 96% आंसर हो गया। तो कई बार कैलकुलेशन बहुत हैवी जब हो जाते हैं तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, बट प्लीज थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे में ये ना हो कि सब कुछ करने के बाद केवल कैलकुलेशन के चक्कर में आपके नंबर चले जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एसी के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2020 में भी मिक्स क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एलसीआर सर्किट डीसी के साथ होते हैं, ट्रांजिएंट करंट वाले, उनको देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।